हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वदेश एंड हम आ गए हैं वापस अपने म्यूचुअल फंड के दूसरे एपिसोड में। इस सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड्स में क्या स्कीम होती है, ये चीज़ को हम समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर अपना एक पूल ऑफ मनी होता है, उस पूल ऑफ मनी को वो एक टोपी वाले के पास देता है, यानी कि मैनेजर के पास देता है। और वो जो फंड मैनेजर होता है वो हमारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है विद बेस्ट रिसर्च और बढ़िया से उसको फाइंड करके। अभी हम जो समझेंगे कि कितने प्रकार के फंड्स होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि मिड कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं या बॉन्ड्स हैं। तो ये सारे टाइप्स के फंड्स होते हैं, ये हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। देखिए, हम म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने से पहले दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला है वो है कि जो हमने फंड अपने फंड मैनेजर को दिया है वो किधर पे वो फंड लगा रहा है, यानी कि वो इक्विटी में लगा रहा है, डेब्ट में लगा रहा है, या किस तरीके के फंड्स में लगा रहा है। सेकंड होता है कि किस प्रकार से लगा रहा है, ये भी एक टाइप होता है। बिकॉज कई प्रकार के आपने देखा होगा, जैसे ग्रोथ फंड होते हैं या आपको थीमेटिक फंड्स होते हैं, मोमेंटम फंड्स होते हैं, और किस तरीके से यूज हो रहा है वो फंड, वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो हम दो प्रकार से क्लासिफिकेशन करके इसको समझेंगे। देखिए, पहले हम आते हैं कि किधर पैसा लग रहा है। तो अगर हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा किधर लग रहा है, तो सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं। सेकंड आप देखेंगे यहाँ पे डेप्ट दिख रहा है। डेप्ट मतलब कि गवर्नमेंट्स के बॉन्ड होते हैं, कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स जो होता है जिसमें एक फिक्स इनकम आपको आनी होती है, बिकॉज इक्विटी इज लिटिल बिट हाई रिस्क। तो एक इक्विटी हो गया, सेकंड डेप्ट हो गया। थर्ड आप देखेंगे तो लिक्विड। लिक्विड ऑप्शन भी इज अ टाइप ऑफ डेप्ट फंड्स। बिकॉज क्या होता है कि जो लिक्विड फंड्स होते हैं वो हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यूज हो जाते हैं, जैसे कि ओवरनाइट फंड्स होते हैं, या आपको 6 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए करना है विद मिनिमम ऑफ 90 डेज जो है एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, तो वो जो हो जाता है लिक्विड फंड्स हो जाते हैं। थर्ड हम बात करते हैं गोल्ड में। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड के ईटीएफ्स ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो आप डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड ना खरीद करके गोल्ड के ईटीएफ्स में भी अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। सो उसके भी फंड्स होते हैं। तो आपको फिफ्थ नंबर पे दिख रहा होगा रेट्स। रेट्स यानी कि रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में भी कई सारे रियल इस्टेट क्या करते हैं, अपने कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने बॉन्ड्स निकालते हैं। लेट से 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है और एक बॉन्ड आया है जिसमें एक लमसम अमाउंट उनको चाहिए, वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं और वो जो फंड है वो यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो वो हो गया रियल इस्टेट। था आप लास्ट में देखेंगे हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है, ये सारे जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, जो एसेट क्लास आपको बताया मैंने, इन सारे एसेट क्लास को जो मिक्स करके जो फंड इन्वेस्ट करते हैं वो हाइब्रिड फंड्स कहलाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किधर पैसा जा रहा है। अभी कैसे जा रहा है उसको भी हमको समझना है। तो अगर हम कैसे जा रहा है उसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी, एक होता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, एक होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो एक्टिव में क्या चीजें आती हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो एक रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। जो फंड मैनेजर होता है उसमें वो बाय सेल का कॉल लेता है। आप बहुत सारे रिसर्च होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, पास्ट परफॉर्मेंसेज देखी जाती हैं, लास्ट के रिजल्ट्स देखे जाते हैं, जो क्वार्टर में रिजल्ट्स आते हैं, और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट फंड मैनेजर के पास आता है, जो रिसर्च फंड मैनेजर के पास आता है, उस रिसर्च के बेसिस पे फंड मैनेजर उस पर एक्ट करता है, वो स्टॉक बाय करता है, अपने फोलियो में लाता है और उसको सेल करता है। तो ये हो गया एक्टिव इन्वेस्टमेंट। सेकंड आता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। अभी पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ज़्यादा फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑलरेडी अ मेड पूल ऑफ फंड। जैसे आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, मिड कैप 100 हो गया, या स्मॉल कैप 100 हो गया। सो ये इंडेक्स ऑलरेडी बने हुए हैं। इनमें जो भी स्टॉक्स आएंगे ये फंड मैनेजर उनको बाय करेगा सेम प्रोपोर्शन में जिसमें इंडेक्स में उनका वेटेज है, और सेम प्रोपोर्शन में सेल करेगा अगर कोई भी स्टॉक एग्जिट लेता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स से। लेट्स से अगर निफ्टी 50 में जो फंड मैनेजर वो पोजीशन बनाता है, आप रिसेंटली देखेंगे कि बीएसई की एंट्री होने जा रही है निफ्टी 50 में, और विप्रो बाहर होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, इनका कोई रिसर्च नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार की रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली अगर कोई आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स में लगा रखा है पैसा फंड में, तो वो क्या करेगा, जैसे ही विप्रो बाहर जाएगा तो विप्रो को अपने पोर्टफोलियो से सेल कर देंगे, बीएसई जैसे ही एंटर करेगा तो बीएसई को बाय कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है। इसमें क्या होता है कि रिसर्च नहीं करनी पड़ती है, जो इंडेक्स कर रहा है सेम इंडेक्स की तरह ही उनको उसको कॉपी करना होता है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप देखिए, एक आपने सुना होगा एक्सपेंस रेशियो, जो म्यूचुअल फंड का एक टर्म होता है जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि एक्टिव फंड में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा या पैसिव फंड में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा हम इस पर ही बात करने वाले हैं। तो अभी हमने ये समझा एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट के बाद हम समझते हैं, एक हो गया ग्रोथ फंड, दूसरा डिविडेंड हो गया, तीसरा हो गया डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। अब ये तीनों के बीच में हम डिफरेंस डिटेल में आगे समझते हैं इसी वीडियो में। पहले मैं आपको एक मोटा मोटी बता देता हूं। ग्रोथ फंड वो फंड होते हैं जिन कंपनीज में ग्रोथ दिखती है। लेट्स से अगर आज कंपनी की वैल्यूएशन भले ही हाई है लेकिन हमें लग रहा है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, तो वो हो गया ग्रोथ फंड, उसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है, वो ग्रोथ फंड्स होते हैं। सेकंड आगे डिविडेंड, आईडीसीडब्ल्यू,
इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है, जो एमसी होती है, जो म्यूचुअल फंड होता है, वो आपको टाइम टू टाइम एक डिविडेंड का पे आउट देती रहती है, और ये डिविडेंड का पे आउट देने की वजह से आपके एनएवी की वैल्यू में कमी होती है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। थर्ड जो होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी क्या करती है, जो भी डिविडेंड आपको देना है कंपनी को, वो कंपनी डिविडेंड ना देकर के वो भी री इन्वेस्ट कर देती है। जैसे सेम ग्रोथ फंड में क्या हुआ कि आपने आज 2026 में अगर कोई पैसे लगाएं और 10 या 15 साल बाद आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको एक साथ वो पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा, ना कि बीच में मिडिल में कोई अमाउंट मिलने वाला है। तो ये हो गया। थर्ड आप देखेंगे डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, आप कहेंगे इसमें भी तो वही हो रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ, तो आपको वो जो क्लेरिफिकेशन है वो मिल जाएगा अभी कि कैसे ग्रोथ, डिविडेंड और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट अलग है। और इन सब का एग्जांपल मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाकर के दिखाऊंगा, जहां पे म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स आपको मैं समझाता हूं। तो देखिए ग्रोथ फंड क्या होता है। ग्रोथ फंड में क्या हुआ, आपने ईयर जीरो है, आपने जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, अभी 1,30,000 ही आपका एक साल बाद बन गया है। तो अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट के समय जो यूनिट का प्राइस था दैट वॉज 10 रुपीज पर यूनिट, उसके हिसाब से आपको 10,000 यूनिट्स अलॉट हुए थे, राइट। अभी ये जो अभी ये जो 10,000 यूनिट्स आपके थे, ये यूनिट सेम रहने वाले हैं आफ्टर 1 ईयर, बट आपको जो एनएवी का वैल्यू है वो 13 रुपीज हो गया, बिकॉज 30% का रिटर्न इस फंड ने दिया आपको। तो आपका 30,000 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हुआ, और आपका जो टोटल वैल्यू हो गया वो 1,30,000 हो गया, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। लेकिन इसमें से आपको कोई भी पेमेंट पे आउट नहीं मिलेगा। अभी हम समझते हैं डिविडेंड वाला। आईडीसीडब्ल्यू जो है, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल। उसमें क्या होता है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया ईयर जीरो पे, और 10,000 यूनिट्स आपको मिली, राइट। अभी ये जो 10,000 यूनिट्स आपको 10 रुपीज एनएवी के हिसाब से मिली, 13 रुपीज की एनएवी आपको पहुंच चुकी है 0.9 ईयर्स में, यानी कि 11th मंथ जब आपका चल रहा है तभी आपका वैल्यू जो है 1,30,000 हो चुका है। लेकिन इस फंड में क्या होता है, आपको इनको डिविडेंड पे आउट करना है। तो लेट्स से उन्होंने क्या किया, आपको आईडीसीडब्ल्यू के तहत 10,000 रुपए का डिविडेंड दे दिया। अभी जब 10,000 डिविडेंड देगा तो ये आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए की जो वैल्यू से आपके स्टॉक है उसका जो एनएवी है वो कम होकर कितना हो जाएगा, 12 रुपए। 12 रुपए एनएवी हो गया अभी, और 10,000 रुपए आपके अकाउंट में हो गए, लेकिन आपके यूनिट्स 10,000 ही रहे, यानी कि आपका जो टोटल एसेट वैल्यू था वो 10,000 से कम हो गया, बिकॉज 10,000 रुपए आपके अकाउंट्स में भेज दिए गए। ये हो गया डिविडेंड प्लान। ये मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाकर क्लियरली लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी चलते हैं कि ये जो री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड है इसको समझते हैं। यहाँ पे एक्चुअली यही जो चीजें है ना, जो आपको एक नॉर्मल रिटेल जो फंड बाय करता है और जो इंस्टीट्यूट बाय करते हैं, जो एक स्मार्ट पर्सन बाय करता है, वो आपको डिफरेंस दिखा देगा। आप देखिए जो री इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप इसमें भी देखिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। आपको ये जो 1 लाख रुपए पे इन्वेस्ट किया, 10 रुपए के एनएवी पे आपको 10,000 यूनिट्स मिले, राइट। लेकिन आफ्टर 0.9 ईयर्स आपका जो एनएवी का यूनिट है, आपको 10,000 रुपीज उनको डिविडेंड देना था, तो उन्होंने 10,000 रुपीज का आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में ना दे करके उसको री इन्वेस्ट किया। अभी री इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है आप समझिए, कि इन्होंने क्या किया, 769.23 यूनिट्स आपको नए दे दिए। कैसे दे दिए, 10,000 रुपए जब ये आपका ये निकाला गया, तो उस समय जो एनएवी का वैल्यू था दैट वाज 13 रुपीज, तो 13 से डिवाइड किया गया आपका जो टोटल वैल्यू था, और आपके जो यूनिट्स यानी 10,000 रुपए में आपको 769.23 यूनिट्स नए प्रोवाइड कर दिए गए, और अभी आपको जो यूनिट्स हैं वो बढ़ के हो गए 10,769.23 यूनिट्स, और आपका जो एनएवी का वैल्यू है वो भी थोड़ा सा डिप्रिशिएट हो गया, दैट इज 12 रुपीज पर यूनिट, बिकॉज इससे 10,000 रुपए विड्रॉ हुए। अभी आपको समझना है कि ग्रोथ में भी तो वही हुआ था, लेकिन आप एक चीज समझिए, ग्रोथ में आपका जो 10,000 यूनिट्स है वो 1,30,000 का वैल्यू हो गया था। अभी भी आपका वैल्यू तो सेम ही होगा 1,30,000 का, लेकिन इसमें चीज क्या अलग हो गई, इसमें चीज ये अलग हो गई, आपने जो एक साल पहले पैसे डाले थे वो अभी 1 ईयर मैच्योर हो चुके हैं, दैट मीन्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल हो चुका है वो आपका। लेकिन जो आपको ये 769 यूनिट्स मिले हैं वो तो आज ही मिले हैं, तो अगर आप आज सेल करते हैं तो वो तो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो यूनिट्स तो आपको आज मिले हैं ना, वो यूनिट्स आपने आज बाय किया है। यानी अगर आपने किसी फंड में 10 साल पहले से पैसा डाल रखा था, तो जिस समय आप विड्रॉ करेंगे अगर आपको कुछ यूनिट्स उसी साल मिली हैं, तो क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उस पर? एग्जैक्टली तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। ये जो ग्रोथ होता है ये आपका लॉन्ग टर्म में आता है, बिकॉज उसमें आपको कोई भी पैसे पेमेंट नहीं होते, कोई नई यूनिट्स ऐड नहीं होती। लेकिन जो ये री इन्वेस्टमेंट होता है, ये हर साल आपको जो पैसे डिविडेंड के रूप में आपके बैंक अकाउंट्स में आने थे, उससे वो उसी पर्टिकुलर फंड का नए एनएवी यानी नए यूनिट्स आपको दे देता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में कंसीडर किए जाते हैं, बिकॉज वो यूनिट्स अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। तो ये आपको तीनों जो फंड्स थे, ये मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। अभी देखिए यहाँ पे आपको 5 तरीके के फंड्स दिखेंगे ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है अपने फंड्स को लेकर के वो कैसा है। तो अगर आप ग्रोथ फंड को देखेंगे तो ग्रोथ फंड में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म पे फोकस करती है,
शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करती है। लेट से आज वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन आगे चल करके क्योंकि उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो परफॉर्म करेगी, इसके लिए उन स्टॉक्स को लिया जाता है, तो वो हो गया ग्रोथ फंड। फिर आप देखेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अभी वैल्यू इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप रिसेंटली देखेंगे आईटी सेक्टर काफी ज्यादा पिटा हुआ है, पिछले 1.5-2 सालों में कोई खास रिटर्न नहीं और मार्केट 50% डाउन है आईटी सेक्टर का। तो ये होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लग रहा है कि आईटी कंपनीज जो है अगले 1.5 या 2 सालों में अच्छे रिटर्न्स देने वाली हैं, तो लेकिन आज जो है वो अपने 52 वीक्स के लो पर हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में जो बाय करता है या जो पोजीशंस बनाता है उनको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्ट, यानी कि आप फ्यूचर की वैल्यू देख करके कंपनी में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको उनके फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं। तो ये हो गया वैल्यू इन्वेस्टमेंट। थर्ड आप देखेंगे मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। तो मोमेंटम स्टॉक्स जो, तो मोमेंटम फंड्स जो होते हैं वो उन्हीं स्टॉक्स को पिक करता है जो 52 वीक को अपने ब्रेक करता है, यानी कि जो खासा मोमेंटम में होता है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे जोमेटो है, स्विगी है, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो स्टिल बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, बट आप देखेंगे कि सारे फंड हाउसेस ने उनको बाय करके रखा हुआ है बिकॉज उन कंपनीज का जो स्टॉक है वो बहुत हायर हाइज लगाता जा रहा है। तो इनको कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। हमें उसमें वैल्यू नहीं देखनी, हमें उनके फंडामेंटल्स ज्यादा नहीं देखने, बट अगर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है, वो होता है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। फिर आप देखेंगे 4th नंबर पे आपको दिखेगा काउंटर इन्वेस्टमेंट। काउंटर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो दुनिया जिधर जा रही है हमको उधर नहीं जाना है। अभी आप देखेंगे सेबी का रिसेंट रिपोर्ट था कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं मार्केट में, राइट। तो अगर 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और 10% जो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वही नहीं कर रहे जो 90% कर रहे हैं, राइट। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मार्केट में जो भी पैसा बना रहा है वो एक प्रकार से काउंटर इन्वेस्टमेंट ही है। तो काउंटर इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है। लेट्स से हम आईटी का एग्जांपल फिर से लेते हैं कि आईटी सेक्टर लगातार जो है डाउन जा रहे हैं, लेकिन हमें इनमें जो है कॉन्ट्रा लेना। कॉन्ट्रा वेट का मतलब होता है जो दुनिया को लग रहा है कि ये चीजें परफॉर्म नहीं करेंगी, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हो गई कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट। तो जो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं वो हमेशा उन्हीं स्टॉक्स को पिक करेंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। लास्ट में आप देखेंगे इनकम प्लान्स। इनकम प्लान्स में क्या होता है, आपको जैसे मैंने डिविडेंड वाला बताया, एक डिविडेंड को भी आप इनकम प्लान्स में ले सकते हैं, और ऐसे कई सारे फंड्स होते हैं जो आपको रेगुलर फंड्स प्रोवाइड करते थे। लेट्स से आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगले महीने आपको थोड़ा फंड्स आपको उसे विड्रॉ करके दे देंगे, यानी कि रेगुलर आपको कुछ ना कुछ उससे जो है विड्रॉ करके वो आपको अमाउंट देते रहेंगे। तो वो हो गया इनकम प्लान्स होते हैं। कई लोग ये प्लान्स भी लेते हैं, बट इसमें आपका मोटा मोटा वेल्थ नहीं बनता बिकॉज रेगुलरली पैसा जो है विड्रॉ होता रहता है। अभी आप आगे आइए तो हम देखेंगे कि इक्विटी पे भी कई प्रकार के फंड्स होते हैं। आप देखेंगे मल्टी कैप फंड्स होता है और फ्लेक्सी फंड्स होता है। ये मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, मिड कैप। अभी पहले क्या होता था, अभी सेबी के रूल्स बहुत अच्छे हैं और चेंज हो गए हैं। पहले क्या होता था कि फंड्स ने लिख तो रखा है कि लार्ज कैप फंड है, लेकिन उसमें क्या ले रखा है, स्मॉल कैप फंड के भी स्टॉक्स घुसेड़ रखे हैं। तो इसमें क्या होता था कि हम तो लार्ज कैप फंड समझ के डाल रहे हैं पैसा, लेकिन हमारा जो फंड मैनेजर है वो तो स्मॉल कैप में भी डाल रहा है। तो अभी जो है इसमें सेबी का रूल आ गया है कि अगर आपने मल्टी कैप फंड के नाम से यूज किया है तो आपको 75% मिनिमम इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप के स्टॉक्स में ही रखना पड़ेगा। अगर वही चीज आप फ्लेक्सी कैप में देखेंगे तो 60% का इन्वेस्टमेंट मिनिमम आपका इक्विटी में रखना पड़ेगा और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में बाकी का 35 रखना पड़ेगा। मिनिमम क्राइटेरिया है वो। वहीं आप अगर लार्ज कैप या मिड कैप में जाएंगे तो लार्ज कैप में मिनिमम 80% जो आपका जो वैल्यू है, यानी कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो 80% लार्ज कैप से ही आने चाहिए अगर आपने लार्ज कैप नेम दिया है अपने फंड को तो। और वही चीज स्मॉल कैप में अगर है तो 65%। तो आप ये डेटा आप सेबी के वेबसाइट पे और एनएससी के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे भी कई प्रकार के फंड्स होते हैं, क्योंकि हम ये टाइप्स ऑफ फंड कवर कर रहे हो तो हम सारे इसमें कवर करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड फंड, मैंने आपको बता दिया, आपको जो है प्रॉपर डिविडेंड मिलता रहता है। और दूसरा आप देखेंगे वैल्यू फंड भी मैंने आपको समझा दिया, कॉन्ट्रा फंड भी आपको समझा दिया। फोकस फंड क्या होता है, चलिए फोकस फंड को समझ लेते हैं। फोकस फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ उसमें मैक्सिमम आप 30 स्टॉक्स ही ले सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था फोकस फंड बोल करके क्या कर रहे हैं 100 स्टॉक्स खरीद रखे हैं। इसलिए अभी सेबी ने क्या कहा है कि आपको मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही आप रख सकते हैं, 30 स्टॉक से ज्यादा आप नहीं रख सकते। लेट मी चेंज द कलर, आपको विजिबल हो जाएगा। चलिए, तो जो आपको 30 स्टॉक्स ही आप जो है फोकस फंड में रख सकते हैं, यानी फोकस्ड बोल करके आपको कुछ भी चिपकाया नहीं जाएगा। और 65% मिनिमम इक्विटी के शेयर्स होने चाहिए अगर आपका फोकस्ड फंड है तो। फिर आप देखेंगे सेक्टोरियल थेमेटिक फंड। सेक्टोरियल थेमेटिक फंड क्या होते हैं, 80% इन्वेस्टमेंट आपका उसी सेक्टर में होना चाहिए जिसका नाम दिया है आपने। ये मैं आपको अभी रूपी वेस्ट के वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूँ। और ईएलएसएस फंड जो होते हैं वो टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, इसमें मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का। तो जिनको भी टैक्स सेव करना है वो इन फंड्स में करते हैं। और 80% स्टॉक्स जो हैं इक्विटी के होने चाहिए या उसी रिलेटेड स्कीम के होने चाहिए जिसमें आपका टैक्स सेविंग हो सकता है। ये रूल्स हैं। अभी मैं आपको जो है रूपी वेस्ट की वेबसाइट पे ले जाकर के सारे फंड्स आपको समझा देता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है बिकॉज ये वेबसाइट फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कभी भी पेड नहीं होने वाली है। आज 10 साल 15 साल से साइट फ्री है और इसमें आप जितने भी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हैं आप सबका बहुत अच्छे प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे टूल्स में जाना है और म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे जाना है। अभी मैंने आपको डिविडेंड का फंड बताया था। अभी देखिए आपको 2 चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। लेट से हमने आदित्य बिरला एसएल फंड लिया। अभी इस फंड में आप देखेंगे जी लिखा हो। जी का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ फंड। आरईजी का मतलब क्या हुआ, रेगुलर फंड। ये रेगुलर और डायरेक्ट फंड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप इसमें प्लीज क्वेश्चन मत कीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 फंड्स आपको दिखेंगे। आपको ये दिख रहा है 527 रुपए का प्राइस दिख रहा है
और एक दिख रहा है आपको डिविडेंड फंड, ये देखिए 39 रुपीज़ आपको दिख रहा है, 39 रुपीज़। अभी आप कहेंगे यार फंड तो वही है, लेकिन एक फंड 527 रुपये का मिल रहा है, स्टॉक्स भी वही है बकेट में, लेकिन एक मुझे 39 रुपीज़ का मिल रहा है। आप ध्यान रखिए वो डिविडेंड फंड है। डिविडेंड फंड जो मैंने आपको समझाया है कि आपको हर ईयर डिविडेंड या हर क्वार्टर या हर 6 मंथ में कुछ ना कुछ कंपनी पे आउट दे रही है, राइट। इसकी वजह से वो सस्ता है, सस्ता समझ के मत लीजिएगा, उसमें डिविडेंड आपको मिलता रहता है, उसमें को कभी भी पैसा ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता है। अगर आपको एक लॉन्ग वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको हमेशा रेगुलर प्लान में यानी कि इस प्लान में जाना है जिसमें डिविडेंड आपको नहीं मिल रहा, जिसको ग्रोथ प्लान हमको कहना चाहिए। अभी आप देखिए इसमें मैं आपको वापस से ले जाता हूँ और आप ये स्क्रीनर में जाइए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे प्रकार से फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। आप देखिए एसेट क्लास के वाइज आपको फिल्टर देखने को मिलेगा, एक लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, आपको जो भी चाहिए आप इसमें क्लिक कीजिए। डेब्ट में चाहिए, ओवरनाइट चाहिए, लिक्विड चाहिए, अल्ट्रा शॉर्ट चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटी ETF में डालना है आपको कि मेटल्स में डालना है, हाइब्रिड में डालना है। अभी देखिए यहीं पे मैं आपको थीमेटिक फंड में दिखाता हूँ। लेट से आपने ये हटाइए लार्ज कैप और आप यहाँ पे जाइए थीमेटिक फंड, ये थीमेटिक में चले गए हम, इक्विटी थीमेटिक, और यहाँ पे आप जा करके फिल्टर्स में ओपन एंडेड कीजिए, ठीक है। अब ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं? देखिए ओपन एंडेड वो फंड्स होते हैं जो हमेशा खुले होते हैं, आप कभी भी अंदर जाइए कभी भी बाहर आइए। क्लोज एंडेड फंड्स कौन से फंड्स होते हैं? वो फंड्स होते हैं जो एक समय पे खुलते हैं और एक मैच्योरिटी के बाद ही वापस आप उससे एग्जिट ले सकते हैं, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाकर ट्रेड होते हैं। और जो इंटरवल फंड्स होते हैं, आपको यहाँ पे 3 फंड्स दिखेंगे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल। तो इंटरवल फंडेड इंडिया में है नहीं बहुत ज्यादा। इंटरवल फंडेड वो होते हैं वो क्लोज एंडेड फंड जो कभी कभी बीच बीच में खुल जाते हैं, है ना, हर 6 मंथ या 1 ईयर में, ताकि आप नई पोजीशन से एग्जिट ले सको। बट ये इन फंड्स, ऐसे फंड्स इंडिया में नहीं है। तो ये रहा आपका ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और आप अगर आपको चाहिए तो ये वेबसाइट का मैं पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम पूरी तरीके से कैसे आपका, वैसे भी हम जब स्टॉक एनालाइज करेंगे ना अपने आगे वीडियोज में, जब हम एक अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो इस वेबसाइट से ही हम जो फंड्स हैं उनको फिल्टर आउट करेंगे। तो हमें आगे भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये वेबसाइट में आपको डिटेल में पूरी तरीके से बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये पूरे तरीके से टाइप्स ऑफ फंड समझ में आ गए होंगे, कितने प्रकार के फंड्स होते हैं, ग्रोथ क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आगे कंटिन्यू सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।